हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइट का चैप्टर हमारा चल रहा है, यानी कि प्रकाश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज आपकी इस क्लास का पार्ट 6 है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने बहुत ही बेहतर तरीके से रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट देखा था, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब लाइट की रे टकराकर वापस चली जाती है तो हम उसे रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। और हमने यह भी पढ़ा था कि मिरर्स जो होते हैं ना, वो सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, क्योंकि वो उन पे पड़ने वाली 90% लाइट को हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। फिर हमने बात की थी कि मिरर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके यूजेस देखे और साथ ही साथ देखा कि वो किस किस तरह की प्रतिबिंब बना सकते हैं, जिसमें हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर चुके हैं और साथ ही साथ स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण के बारे में कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि जितना भी हमने अब तक कवर अप किया है इस लाइट के चैप्टर में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आपके सभी कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं। और आज आप तैयार हैं लाइट के पार्ट 6 को रिसीव करने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे एक फ्रेश न्यू फिनोमेना के बारे में, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का अपरिवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपरिवर्तन। तो चलेगा, शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ और बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है प्रकाश के अपरिवर्तन का। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि प्रकाश के अपरिवर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का अपरिवर्तन यानी कि आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने देखा कि अगर हमारे पास मीडियम एक ही था, लाइट की रे एयर में आई, एयर में ही टकराकर वापस चली गई, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट जब हमारे पास एक से ज्यादा मीडियम होते हैं तो याद रखिएगा उसे हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में कंसीडर करते हैं। देखिएगा, समझाता हूं कि रिफ्रैक्शन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। मान के चलते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है पानी। मतलब हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है वायु और दूसरा मीडियम है जल। आज तक लाइट हमेशा एयर में ट्रेवल करती आई थी। आज लाइट का मन किया कुछ तूफानी करते हैं और इसने क्या किया, एयर से जंप लगाई पानी के अंदर। अगर लाइट की रे एयर में ही रहती, एयर में ही टकरा कर यहां से बाउंस बैक कर जाती, तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। आज तक ये कभी पानी में गई नहीं थी, पहली बार ये किस में जा रही है, पानी में जा रही है, तो ये अपना रास्ता भटक जाती है, ये अपने ओरिजिनल रास्ते से मुड़ जाती है। और याद रखिएगा, जब लाइट की रे एयर से पानी में जाते वक्त, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त मुड़ जाती है, बेंडिंग को सफर करती है, प्रकाश की किरण का मुड़ना देखा जाता है, ये अपने रास्ते से भटक जाती है। इसी प्रक्रिया को रिफ्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया तब होती है जब हमारे पास एक से ज्यादा माध्यम होते हैं। अगर हमारे पास एक ही माध्यम है, रिफ्लेक्शन होगा। एक से ज्यादा माध्यम है तो याद रखिएगा कौन सा प्रोसेस होगा, आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होगी। पूछ लिया जाता है रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो याद रखना रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, प्रोसेस ऑफ bending of ray of light when it travels from one medium to another medium. Process of bending of ray of light when it travels from one medium to another medium. Medium to another medium. कहा गया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह मुड़ जाती है। इसे अपरिवर्तन कहते हैं। तो वह मुड़ जाती है, याद रखिएगा, इसे अपरिवर्तन कहते हैं, इसे अपरिवर्तन कहते हैं। पूछ लिया जाता है अपरिवर्तन क्या होता है,
तो याद रखिएगा अपरिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह मुड़ रही है, बेंड कर रही है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आपको दिखाया गया है एक मीडियम एयर, और याद रखिएगा एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम है। और जो पानी है ना वो एक डेंसर मीडियम है, यानी कि सघन माध्यम है। तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि दो माध्यम है आपके पास, एक है रेयरर मीडियम, यानी कि बात कर रहे हैं कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है जिसका घनत्व कम है। ठीक है। और दूसरा माध्यम कौन सा है? देख सकते हैं आप, सघन माध्यम है, जिसे हम पानी के नाम से जान रहे हैं क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। और जिसका घनत्व कम होता है ना, उसे हम रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम बोलते हैं। और आपको पता है कि यहां पर आप देख सकते हैं दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल आई बन रहा है और एक एंगल आर बन रहा है। और क्या आप बता सकते हैं कि क्या यहां पर एंगल आई एंगल आर के बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहां पर एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है, एंगल आई ज्यादा है, एंगल आर कम है। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में अब हम पढ़ रहे हैं कि यहां पर एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता। रिफ्लेक्शन तब होता है जब माध्यम एक ही हो। लाइट के एयर में आई, एयर में टकराकर वापस चलेगी, रिफ्लेक्शन होगा। पर जब माध्यम एक से ज्यादा हो जाता है तो जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? याद रखिएगा रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। तो इतनी सी बात आपको विशेषकर यहां से याद रखनी है कि दो फिनोमेना होते हैं। पहला फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, जो हमने पढ़ा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। दूसरा फिनोमेना जो हमने पढ़ा उसका नाम है रिफ्रैक्शन, जैसे हम कहते हैं प्रकाश का अपरिवर्तन। पूछ लिया जाए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में दो स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं, दो खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन तब होता है when there is only one medium, when there is a single medium, when there is single medium, जब एक ही माध्यम होता है। याद रखिएगा परावर्तन की प्रक्रिया कब होती है? जब एक ही माध्यम है। याद रखिएगा जब एक ही माध्यम है, जब हमारे पास एक ही माध्यम है तो कौन सी प्रक्रिया होगी? परावर्तन की प्रक्रिया होगी। बट व्हेन देयर इज मोर देन वन मीडियम, व्हेन देयर इज मोर देन वन मीडियम, जब हमारे पास एक से ज्यादा माध्यम है तो कौन सी प्रोसेस होगी? तब रिफ्रैक्शन होगी, जब एक से ज्यादा माध्यम है। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास एक से ज्यादा माध्यम है तो कौन सा प्रोसेस होगा? रिफ्रैक्शन। बट जब माध्यम एक ही है तो कौन सा प्रोसेस होगा? रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया के दौरान हमने पढ़ा था एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, बट रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया के दौरान हमने पढ़ा एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है। हमें यह भी पता है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट की रे का बाउंस बैक होता है। याद रखिएगा प्रकाश की किरण टकराकर वापस चली जाती है। प्रकाश की किरण टकराकर वापस चले जाना, प्रकाश की किरण का टकराकर उसी माध्यम में, याद रखिएगा उसी माध्यम में का टकराकर वापस चले जाना, वापस लौट आना। याद रखिएगा प्रकाश की किरण का टकराकर वापस लौट आना। आपसे पूछ ले किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। बट लाइट की रे का बेंड कर जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण का मुड़ना, प्रकाश की किरण का मुड़ना किसका उदाहरण है? आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा प्रकाश की किरण का मुड़ना रिफ्रैक्शन यानी कि अपरिवर्तन का उदाहरण बनता है। तो सिंपल सी बात करेंगे, दो तरह के प्रोसेसेस बनते हैं। एक प्रोसेस बनता है परावर्तन और दूसरा प्रोसेस कौन सा बनता है? अपरिवर्तन। कौन सा बनता है? अपरिवर्तन। याद रखिएगा जब माध्यम एक ही होता है तो रिफ्लेक्शन होता है, बट जब माध्यम एक से ज्यादा होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर है तो वो रिफ्लेक्शन है, बट एंगल आई कभी भी एंगल आर के बराबर किसमें नहीं होता? जब रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट की रे का टकराकर वापस लौट आ जाना। बट बेंडिंग ऑफ लाइट जब हो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं उसे? रिफ्रैक्शन। कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट क्या है देखिएगा। बात कर रहे हैं हमारे पास दो माध्यम है, ध्यान से सुनना, एयर
और पानी, एयर और पानी। बात कर रहे हैं हमारे पास है वायु और जल। दो माध्यम हैं, एयर और पानी, मतलब वायु और जल। मान के चलते हैं कि यहां पर भी हमारे पास दो माध्यम है, वन इज एयर, अनदर वन इज वाटर। एयर एंड वाटर मतलब वायु और जल। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा कि कंसेप्ट में आपको क्या समझाना चाहता हूं, उस पर गौर कीजिएगा। देखिएगा, मान के चलते हैं कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो एयर से पानी में जा रही है, वो एयर से पानी में जा रही है। आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण एयर से पानी में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एयर है ना वो विरल माध्यम है। वो क्या है? विरल माध्यम है, मतलब रेयरर मीडियम है। और जो पानी है ना वो कैसा माध्यम है? डेंसर माध्यम है, यानी कि सघन माध्यम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, हम कहते हैं सघन माध्यम है। समझना यार कंसेप्ट में आपको क्या समझाना चाहता हूं। बट अगर रे ऑफ लाइट मैं कहूं पानी से हवा में जा रही है, रे ऑफ लाइट इस बार पानी से हवा में जा रही है, तो याद रखिएगा वो हूं करके मुंह फेर लेती है, मतलब वो इस तरह से चली जाएगी, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कहने की बात क्या की जा रही है, कंसेप्ट आपको क्या समझाया जा रहा है, उस पर यहां पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको दो केसेस दिखाए गए हैं। ये आपका बन रहा है पहला केस, जिसमें जो रे ऑफ लाइट है ना वो रेयरर टू डेंसर जा रही है। कैसे जा रही है? रेयरर टू डेंसर जा रही है। और ये बन रहा है आपका दूसरा केस, जिसमें जो रे ऑफ लाइट है ना वो कहां से कहां जा रही है आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि जो रे ऑफ लाइट है ना वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है। तो दो केसेस बन जाते हैं। पहले केस में दिखाया गया है, इस वाले पहले केस में दिखाया गया है कि जो रे ऑफ लाइट है ना वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से यानी कि रेयरर से सघन में जा रही है, मतलब डेंसर में जा रही है। ठीक है, और जो दूसरा केस यहां दिखाया गया है ना उसमें आप देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है ना वो सघन से मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, विरल की तरफ जा रही है ना। तो देखिएगा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि आप कहेंगे सर कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो हम कह रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये आपको पता है अभिलंब है। और इसमें ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अभिलंब से दूर चली जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर चली जाती है। पहली खास बात समझ लीजिएगा कि अगर आपको दो माध्यम दे दिए जाए और पहला माध्यम विरल हो, मतलब उसका डेंसिटी कम हो, उसकी घनत्व कम हो, और आपको कहा जाए कि जो रे ऑफ लाइट है वो सघन माध्यम में जा रही है, वो किस में जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। तो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। याद रखिएगा प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट अगर आपको कहा जाए कि जो रे ऑफ लाइट है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तब क्या होगा? तब याद रखिएगा वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। कंसेप्ट इतना सा है, सोचकर बताइएगा कि लाइट की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, लाइट की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, प्रकाश की चाल पर क्या असर पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट जा रही है कहां? रेयरर टू डेंसर। कहां जा रही है? विरल से सघन। याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट अगर आपसे पूछ ले यहां क्या होगा, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। एयर से पानी में जाएगी तो क्या पानी के कण उसे ट्रेवल करने देंगे? नहीं ट्रेवल करने देंगे, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? याद रखिएगा कम हो जाएगी। बट अगर हम बात करें, हम जा रहे हैं डेंसर टू रेयरर। कहां पे जा रहे हैं? सघन से विरल जा रहे हैं। तो आपको पता है उस समय जो प्रकाश की चाल होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं, दोनों बातें याद रखनी है। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है
कहां जा रही है? विरल से सघन में जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है। तो याद रखिएगा वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। आप देख सकते हैं इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो अभिलंब की तरफ, इस नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी? झुक जाएगी। और प्रकाश की जो चाल है ना, जो स्पीड है लाइट की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट अगर लाइट की रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयर जा रही है, सघन से विरल जा रही है, तब याद रखिएगा प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर चली जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रकाश की चाल क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा इसी के आधार पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द लाइट, व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द लाइट, टू स्पीड ऑफ द लाइट इफ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम, इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम, इज गोइंग फ्रॉम। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव होगा यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, पहला पॉइंट पूछ लेंगे ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब कांच से वायु में जा रही है। बताएगा क्या लगता है क्या आंसर आएगा? यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, यदि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, घट जाएगी या सेम रहेगी? बताएगा कमेंट करके क्या लगता है क्या आंसर आएगा? प्रकाश की चाल कांच से वायु में जा रही है, मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी या सेम रहेगी? व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द लाइट इफ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर? कांच से वायु में जा रही है। यार देखिएगा सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। कांच के बारे में बात करें, कांच के बारे में बात करें और वायु के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जो कांच है ना वो सघन माध्यम है। कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, मतलब ये डेंसर माध्यम है, इसका घनत्व ज्यादा है, ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। और अगर हम बात करें एयर के बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में? एयर के बारे में, तो आपको पता है कि जो एयर है ना वो रेयरर मीडियम है। एयर कैसा है? रेयरर है, मतलब विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। अगर लाइट की रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो आपको पता है स्पीड क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। प्रकाश की चाल क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा है इंक्रीज, बहुत अच्छे। प्रकाश की चाल क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और आपको यह भी पता है कि जो प्रकाश की किरण तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बनता है? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि बात करेंगे प्रकाश के अपरिवर्तन के उपयोग। और याद रखिएगा अपरिवर्तन से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली जो एप्लीकेशंस होती है ना वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको पता होना चाहिए कहां कहां पर हम इनका यूज करते हैं। देखिएगा पहली एप्लीकेशन है बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। आपको पता है अगर हम एक पेंसिल को पानी में डालते हैं तो पेंसिल का पोर्शन जो पानी के अंदर होता है ना वो थोड़ा सा हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वो हमें बेंड होता हुआ दिखाई देता है। और आपको यह भी बात बखूबी पता है कि जो पेंसिल है ना वो पानी में जाने पर थोड़ा सा मोटा दिखाई देती है, थोड़ा सा थिक दिखाई देती है। साथ ही साथ आपको पता है अगर हम एक सिक्के को पानी में डालते हैं तो सिक्का भी अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखता है। आपको पता है कॉइन के बारे में अगर हम बात करें, सिक्के के बारे में बात करें तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जो सिक्का है ना वो पानी के अंदर थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है, पानी के अंदर थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है। अगर उसकी एक्चुअल डेप्थ इतनी है तो थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देगा। आपको यह भी पता है कि यही कंसेप्ट स्विमिंग पूल के साथ भी होता है। स्विमिंग पूल भी अपनी एक्चुअल गहराई से हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है। आपसे पूछे इनके पीछे कौन सी प्रक्रिया आधारित है तो आप कहेंगे सर इनके पीछे रिफ्रैक्शन या फिर आप कह सकते हैं अपरिवर्तन की प्रक्रिया आधारित है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट
एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। देखिएगा साफ साफ दिखाया गया है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। किसके बारे में बताया गया? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में, तारों का टिमटिमाना। आपसे पूछ लिया जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या फिर क्या आपको पता है कि तारों की जहां पर एक्चुअल पोजीशन होती है, अगर उनकी वास्तविक स्थिति यहां पर है, तो याद रखिएगा ये हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। पूछा जाता है ऐसा भी क्यों होता है, तो याद रखिएगा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और क्योंकि ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है? एटमॉस्फेयर में हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा इसे कहा जाता है वायुमंडलीय अपरिवर्तन। क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय अपरिवर्तन। क्योंकि ये कहां पर हो रहा है? याद रखिएगा एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो सिंपल सी बात आपसे पूछे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो याद रखिएगा इसके पीछे का जो रीजन होता है वो आ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं वायुमंडलीय अपरिवर्तन। और यही सेम फिनोमेना याद रखिएगा तब भी देखा जाता है जब आपसे पूछ लिया जाए कि सन एक्चुअल सनराइज से और एक्चुअल सनसेट के भी कितने मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो याद रखिएगा सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सन अपीयर 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। पूछ लिया जाता है सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के भी 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तब भी आपको याद रखना है कि इसके पीछे का रीजन क्या बनता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं वायुमंडलीय अपरिवर्तन। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि कहां कहां पर रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट लगता है, और हमने देख लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। और सिंपल सी बात हमने की कि जब लाइट किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिएगा जो सबसे अच्छे रिफ्रैक्टर्स होते हैं, जो उन पे पड़ने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट कर देते हैं, वो होते हैं लेंस। कौन होते हैं? लेंस। और आपको पता है लेंस के बारे में कुछ खास बातें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। आपको पता है लेंस 2 तरह के होते हैं, वन इज कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस, अनदर वन इज कॉन्वेक्स जैसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। और आपको पता है अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस के बारे में और उत्तल लेंस के बारे में, तो आपको यह भी पता है कि ये दिखते कैसा है। वी ऑल नो दैट हाउ दे लुक लाइक। अगर हम कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि अवतल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस इस तरह का दिखते हैं। और अगर कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का दिखते हैं। यह बात आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस होते हैं ना, वो साइडों से तो थिक होते हैं लेकिन बीच में से थिन होते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? साइडों से थिन होता है, बीच में से मोटा होता है, बीच में से थिक हो जाता है। देख सकते हैं आप। कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि जो कॉनकेव लेंस होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? याद रखिएगा डाइवर्जिंग होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जिंग। ये क्या करता है? इस पर आती हुई किरणों को फैला देता है। देखिएगा ये किरणें आ रही हैं, इन किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? एक बिंदु पर किरणों को मिला देता है। इसे कहते हैं, याद रखिएगा, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करता है? दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। क्या कहते हैं इसे? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा कि जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है? स्प्रेड करता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? एक बिंदु पर मिला देता है। यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ना, तो किसका पूछा जाता है वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है मिरर और लेंस का। किसका पूछ लेते हैं? मिरर का और लेंस का कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किस किस के बारे में? मिरर के बारे में और लेंस के बारे में। क्या पूछ लेते हैं? कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमने पढ़ा था मिरर 2 तरह के होते, देखिएगा, कॉनकेव यानी कि अवतल, एक होते हैं कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। सुनना ध्यान से,
हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, यानी कि अवतल दर्पण, और दूसरे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। और ऐसे ही हमने पढ़ा लेंस भी दो तरह के हैं, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, और एक होते हैं उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। अब क्वेश्चन जब आएगा ना तो एक साथ आएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में मिरर भी पूछ लेंगे और लेंस भी पूछ लेंगे ताकि आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा सके। आपको पता है कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी बाहर की साइड पर पॉलिश होती है, मतलब ये साइड सारी पॉलिश्ड होती है, अंदर से रिफ्लेक्शन होती है। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसकी अंदर की साइड पर पॉलिशिंग होती है और बाहर से रिफ्लेक्शन होती है। कॉनकेव लेंस अभी भी बात की थे, ऐसा दिखता है, और कॉन्वेक्स लेंस अभी भी बात किया है, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब सुनना कि आपको याद क्या रखना है, मतलब कंसेप्ट क्या है और कैसे ट्रिक से आप इनकी नेचर ऑफ इमेजेस को याद रख सकते हो, कि कैसे क्वेश्चन इनके प्रतिबिंब के गुण से बनता है। नेचर ऑफ इमेज से जब क्वेश्चन बनता है, प्रतिबिंब के गुण से जब क्वेश्चन बनता है, तो वो कैसे बनता है और हम उसे कैसे याद रख सकते हैं, उसको मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इस तरह से पहली बार फिजिक्स को पढ़ेंगे लाइट के चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें आपको मिरर के बारे में भी बताया जाएगा और लेंस के बारे में भी, और एक खास इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा जिससे आप जब भी मिरर और लेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर हमेशा दो तरह की इमेज बनाता है, एक है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आपको याद होगा, यानी कि आभासी और सीधी, आभासी और सीधी, और दूसरी खास बात आपको पता है ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। याद है ना, साइड व्यू मिरर में ऑटोमोबाइल के हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो साइडों में लगा होता है, जिसे हम पार्श्व दर्पण कहते हैं, और आपको पता है ये पीछे के ट्रैफिक की छोटी प्रतिबिंब बनाता है और सीधी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, अब खास बात आ रही है, जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की होती है वही सेम प्रॉपर्टी एक लेंस शो करता है, और आपसे पूछ ले वो लेंस कौन सा है, तो याद रखिएगा वो लेंस है आपका कॉनकेव लेंस। कहने की बात पता है क्या है, कहने की बात बस इतनी सी है कि आपसे पूछ ले कि कॉन्वेक्स मिरर और कौन सा लेंस एक जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक जैसे गुणों को दर्शाते हैं। ये दोनों एक जैसे गुणों को दर्शाते हैं। अवतल कौन कौन से, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस याद रखिएगा एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये सीधी और छोटी प्रतिबिंब बना सकता है, अगर ये सीधी और छोटी प्रतिबिंब बना सकता है, तो याद रखिएगा ये भी सीधी और छोटी प्रतिबिंब ही बनाता है, ये भी हमेशा सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनाता है। कहने का मतलब है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस याद रखिएगा एक जैसे प्रतिबिंब को दर्शाते हैं, ये एक जैसे गुणों को दर्शाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनाता है, और कॉनकेव लेंस के बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा ये भी हमेशा सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनाता है। ये ना ही बड़ी बना सकते हैं दोनों, और ना ही ये उल्टी प्रतिबिंब बना सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के बारे में, आपको याद भी होगा कि मैंने क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर ना सभी तरह की इमेजेस बना सकता है, इट कैन फॉर्म ऑल द टाइप ऑफ इमेजेस। ये सभी तरह की प्रतिबिंब बना सकता है, सभी प्रतिबिंब बना सकता है। आपको याद है हमने पढ़ा है ये सभी प्रतिबिंब बना सकता है। क्योंकि ये सभी प्रतिबिंब बना सकता है, क्योंकि ये हर एक तरह की इमेजेस बना सकता है, सभी प्रतिबिंब बना सकता है। कौन, कॉनकेव मिरर। तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर किसके जैसी प्रॉपर्टी को शो करता है। आपसे पूछ ले कि कॉनकेव मिरर कौन से लेंस के गुणों को दर्शाता है, तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर है ना उसकी प्रॉपर्टी किसके मिलती जुलती है, तो कॉनकेव मिरर दिखाता है कॉन्वेक्स लेंस की जैसी प्रॉपर्टी। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर एक जैसे गुणों को दर्शाते हैं, ये दोनों एक जैसे गुणों को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी सभी तरह की प्रतिबिंब को बना सकता है। यहां पर भी याद रखिएगा ऑल द टाइप ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड, ऑल द टाइप ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि ये सभी प्रतिबिंब बना सकता है, ये सभी तरह की प्रतिबिंब बना सकता है, बना सकता है।
तो कहने की बात इतनी सी है कि मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सीधी प्रतिबिंब बना सकता है, तो आप कहेंगे सर सभी बना सकते हैं। कौन कौन छोटी बना सकता है, आप कहेंगे सर सभी बना सकते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइएगा कौन कौन उल्टी प्रतिबिंब बना सकता है, कौन कौन उल्टी प्रतिबिंब बना सकता है, तो आप कहेंगे सर सिर्फ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं, सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बना सकते हैं। कौन कौन बना सकते हैं उल्टी इमेज? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ऐसी मैं आपसे कहूं कौन कौन बड़ी इमेज बना सकता है, मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों सिर्फ बड़ी प्रतिबिंब बना सकते हैं। बाकी कैसी इमेजेस बनाते हैं? याद रखिएगा, छोटी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं। याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर और लेंस का, और स्टूडेंट्स को जनरली यहां से कंफ्यूजन होती है ये समझने में कि कौन सा मिरर कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है और कौन सा लेंस कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो आराम से इसे एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कैसे तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। याद रखना, कॉन्केव मिरर सभी तरह की प्रतिबिंब बना सकता है, और कॉन्केव मिरर किसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है? उत्तल लेंस की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा आभासी, सीधी और छोटी प्रतिबिंब बनाता है। वैसे याद रखिएगा, कॉन्केव लेंस भी आभासी, सीधी और सिर्फ छोटी प्रतिबिंब ही बना सकता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है किसके बारे में? मिरर के बारे में। और हमने किसके बारे में बात कर लिया है? लेंस के बारे में। और लाइट के चैप्टर में हमने आसानी से, बहुत ही अमेजिंग वे में हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि दो फिनोमेना अब तक हमने यहां पर लाइट से रिलेटेड पढ़े हैं। वन इज रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने पढ़ा लाइट की रे टकराकर वापस आ जाती है, और दूसरा हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का अपरिवर्तन, जिसमें जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। फिर हमने कहा कि सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर मिरर होते हैं, और जहां से लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो आपके लेंस हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि कहां कहां पर हम मिरर का यूज करते हैं, कहां कहां पर लेंस का, और मिरर और लेंस किस किस तरह की इमेजेस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और अमेजिंग फिनोमेना के साथ। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड या डोंट फॉरगेट to convert your worry time into study time. Bye bye.